देखो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अभी तक हमने क्या देखा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बराबर है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बराबर है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, MEC, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अभी एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो सर न्यू टॉपिक है, न्यू चैप्टर है। न्यू चैप्टर, ओके सर। और कल की क्लास मैंने बोला था कि भैया शाम की क्लास करना है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं किए थे, तो आज वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि टेस्ट में आएगा। वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, कल पूरा थ्योरेटिकल था, एक ही क्लास का बचा था, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में वो काफी कंटेंट है, वो है ना, कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते, तो वीडियो अपलोड करते हैं, उसको देख लेना आप लोग। और क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा समझने वाला है, बस पूरा थ्योरेटिकल है, एक बार देख लोगे हो जाता है वो, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि कल की क्लास अटेंड करना है। सुबह की क्लास खराब हो गई थी, शाम को लिए थे, लगभग 50% बच्चों ने किया था, ठीक है। तो आज हमारा नया चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा था बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने ये देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा उल्टा सोच रहे हैं अपन लोग। हाँ, यहाँ पे ये मान लो, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, बराबर है। ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया मान लो। और यहाँ पे अगर हमने क्या रख दिया, एक करंट कैरिंग लूप अगर रख दिया, तो इस पे क्या लगता बेटा, बताओ जरा। एक अगर करंट कैरिंग लूप अगर हमने रखा, तो इस करंट कैरिंग लूप में क्या आता है, कुछ आता है इसमें? यस, इसमें क्या आता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और ये लूप रोटेट होने लगती है ना। मतलब यहां से हम लोग करंट दे रहे हैं इस पे, और करंट देने से इसमें टर्निंग इफेक्ट आता है, रोटेशनल इफेक्ट आता है। करंट हमने दिए और कौन सा इफेक्ट आया, रोटेशनल इफेक्ट आया। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस लूप को हमने रखा, तो ये इफेक्ट इसमें आता है, बराबर है। समझ गए कि नहीं, है ना, ये रोटेट होना चालू होती है। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कहानी ये है, EMI, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और अभी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शॉर्ट फॉर्म पे हम लोग लिखेंगे EMI, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल है ये किसके लिए काम में आता है, ये प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, दिस इज दिस फॉर्म द AC और DC मोटर, और की जगह में हम लोग एंड लिख दें, एंड DC मोटर। AC मोटर और DC मोटर इस तरह से वर्क करते हैं, है ना, समझ गए कि नहीं। AC मोटर और DC मोटर इस तरह से वर्क करते हैं, उसमें करंट गया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और ये रोटेट होना चालू होता है। लेकिन हमारे घरों में जो पंखे हैं, या फिर जो आपके घरों में पानी की मोटर होगी, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ रही हैं आजकल, है ना, बैटरी से चलने वाली जो गाड़ियां आने लगी ना आजकल, उसमें जो मोटर लग रही है, उसमें एक्चुअल में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है, वैसे मैग्नेट नहीं लगाते, कॉइल का सेटअप ऐसा कुछ करते कि मैग्नेटिक फील्ड वो खुद क्रिएट करती है और आर्मेचर रोटेट होती है। मैं उस प्रिंसिपल पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। हमारे लिए बस सीधा सीधा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे जब करंट कैरिंग लूप हमने रखा, तो ये लूप रोटेट होना चालू हो जाती है, इसमें टॉर्क लगता है। एंड टॉर्क की वैल्यू बताओगे क्या, क्या होता है यहाँ पे फार्मूला टॉर्क का? टॉर्क का फार्मूला आता है यहाँ पे, इट विल बी M क्रॉस B, है ना, इतना टॉर्क लगता है। अब जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो थोड़े पगलेट होते हैं, पगलेट मतलब समझ गए, साइको होते हैं, है ना, सरके होते हैं, मतलब तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, है ना, कुछ ना कुछ, मतलब समझ गए कि नहीं। अब ये मत बोलना सर चोरी डकैती भी कर रहे, चोरी डकैती थोड़ी करते भाई, वो साइंस की चोरी डकैती कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार से। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो थोड़े पगलेट होते हैं। तो किसी के दिमाग में आया होगा ऐसा
और वो दिमाग में किसके आया? फैराडे के दिमाग में आई ये बात, जो सबसे पहले बात आई ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ये किसने सोचा पहले? ऐसे फैराडे ने सोचा कि यार यहाँ पे करंट दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये रोटेट हो रही है, मैं करंट नहीं देता हूं यहाँ पे और मैं हाथ से इस कॉइल को रोटेट करता हूं, क्या यहाँ पे करंट जनरेट होगा? देखो, हाँ देखो जो कहानी है ना, जो कहानी है ये पूरा की पूरा, क्योंकि इसके दिमाग में कहीं ना कहीं पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बात समझ गए कि नहीं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहां पर कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? ये जो प्रिंसिपल यहाँ पे लग रहा है, एसी मोटर या फिर डीसी मोटर की बात करें तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? यहाँ पे कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है बताओ जरा। यहाँ पे कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, काइनेटिक या मैकेनिकल वर्ड बोल दें अपन सीधा सीधा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, बराबर है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की यार अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बनती है तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो बिल्कुल बनना ही चाहिए। और अगर ये सेटअप ऐसा है कि जिसमें एक करंट कैरिंग कॉइल रखे, लूप रखे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखे, तो इसमें रोटेशनल इफेक्ट आ गया, मतलब इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ये घूमने लगती है। फैराडे ने सोचा होगा ऐसा कि नहीं हम इसमें करंट नहीं देते हैं, थोड़ा उल्टा सोचते, मैं इसको घुमाता हूं हाथ से, हैंडल से घुमाता हूं इसको, लूप को, तो क्या यहाँ पे करंट आएगा? और उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो बहुत ही अमेजिंग चीजें निकल के आई और जिसके कारण आज पूरा जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड ऑर्डर, वो काफी कुछ आपको दिखने को मिल रहा है। जो साइंस जो डेवलप हुई है, मतलब हर किसी का कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं, जो हमको इलेक्ट्रिसिटी दिख रही, जो लाइट चल रहा है, जो फिर बैटरी का तो खैर अलग ही कहानी है, लेकिन इसने एक नया रेवोल्यूशन ला दिया इसमें, है ना। इसने एक नया रेवोल्यूशन ला दिया डायनेमो का, एसी डायनेमो एंड डीसी डायनेमो, ठीक है ना। तो फैराडे ने इसका उल्टा सोचा कि अगर कॉइल में टॉर्क दिया जाए तो इनका प्रिंसिपल क्या है? एसी मोटर एंड डीसी मोटर का प्रिंसिपल क्या है? करंट कैरिंग कॉइल को एक्सटर्नल फील्ड पे रखने पे टॉर्क लगता है। अगर टॉर्क लगा दो, पहले से कॉइल को घुमाओ, ठीक है। इसने भी बिल्कुल वही किया, पिक्चर यहाँ पे, लेकिन इसने बाहर से कॉइल को घुमाया, है ना, बाहर से कॉइल को घुमाया इसने भी सेम चीज किया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे करंट नहीं दिया इसने। यहाँ पे क्या किया इसने? यहाँ पे कॉइल में बाहर से टॉर्क दिया, टॉर्क अप्लाइड, टॉर्क अप्लाइड। अब इसने टॉर्क अप्लाई किया तो व्हाट ही ऑब्जर्व, यहाँ पर फिर से यही मैग्नेटिक फील्ड है, इसने क्या ऑब्जर्व किया यार, यहाँ पे तो करंट आने लगा, यहाँ पे करंट दिए थे, यहाँ पे सोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप क्या लगा दोगे? एक बैटरी लगा दोगे, है ना, आप यहाँ पे क्या लगाओगे? एक बैटरी लगाओगे, ये इस तरह से, ये आपने बैटरी लगाया यहाँ पे। इसने क्या लगा दिया? यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर मतलब करंट सेंसिटिव डिवाइस, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व किया बेटा इसने कि अगर इसको घुमाते हैं, यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, तो यार बड़े अमेजिंग चीज आई यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करने लगा। यहाँ पे इसमें करंट प्रोड्यूस हो गया, इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट इज प्रोड्यूस्ड, है ना, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो गया इस पे, समझ गए? आई, आई मतलब यहाँ पे क्या है? करंट है, आई मतलब करंट है। तो चीजें उल्टी हो गई यहाँ पे, है ना, पलट गई चीजें। तो जो नया चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी तक जो पढ़े थे उसी का अब रिवर्स ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। अभी एक प्रकार से रिवर्स ऑर्डर, समझ गए? अभी सीधा है ना, अभी सीधा। सर एक डाउट था। क्या बेटा बोल, क्या डाउट है? सर मतलब मोटर के बाद जनरेटर का वो हुआ ना इन्वेंशन,
तो फिर मोटर के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से देते थे जब जनरेटर ही नहीं थे तो? हाँ, जब जनरेटर नहीं थे तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती थी? इलेक्ट्रिसिटी ऐसा नहीं है कि तब नहीं थी, जो सेल वगैरह का इन्वेंशन तो हो गया था ना उस टाइम पे, बैटरीज अच्छा वगैरह सर, का। ठीक है। सेल डीसी डीसी मतलब करंट आ एसी गया। करंट नहीं था? नहीं, एसी वाला नहीं था, डीसी करंट था। ठीक है। अच्छा, और ठीक है सर। एसी एसी के बारे में तो इसके बाद में थिंकिंग आई यहाँ पर से। ये जो फैराडेस एक्सपेरिमेंट हुए और अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस हुए और उन्होंने करंट को जनरेट किया यहाँ पर, है ना, यहाँ पर से उन्होंने क्या किया, करंट को जनरेट किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें कौन सी एनर्जी, माइक म्यूट कर लेते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो इनका जो प्रिंसिपल है यहाँ पे, उसने विदाउट क्या बेटा सर, उसने बिना इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट किया ना? क्या किया था? बिना इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट किया ना? कैसा एक्सपेरिमेंट बिना किया करंट था? सर, बिना क्यों करंट किया? के ना? अच्छा, क्यों किया था एक्सपेरिमेंट, ऐसा बोल रहा है क्या? हाँ सर, बिना करंट। बिना कारण के थोड़ी करते, मतलब सोचते रहते कि यार ऐसा कर ले। ये सब जैसे अभी अपन इनोवेशन की बात करते हैं ना, नए नए स्टार्टअप या इनोवेशन की बात करते कि कुछ करते रहते, उसी चीज में सुधार लाना। ठीक है, तो वो ऐसा चलते रहता है, ऐसा सुधार चलते रहता है। हो सकता है कभी कभी कुछ चीजें एक्सीडेंटली भी हो जाती हैं। ठीक है, समझ गया, मतलब कुछ चीजें एक्सीडेंटली भी हो जाती, हो सकता है वो इसमें वर्क कर रहा होगा, अचानक लाइट गोल हुई होगी, अब उसका बैठ बैठे क्या करे, बोले अभी लाइट गोल हो गई, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, हाथ से घुमा के देखता, एंड सरप्राइजिंगली कुछ चीजें ऐसी आती होंगी। तो जरूरी नहीं होता कि हर बार ऐसा, बहुत सारी डिस्कवरीज ऐसी हुई हैं एक्सीडेंटली हुई हैं। एक्सीडेंटली मतलब समझ गए? हेलो, लेकिन ये ऐसे नहीं हुई, वो लोग उसमें वर्क कर रहे थे, उसमें वर्क कर रहे थे। आप लोग अगर इनका हिस्ट्री में जाओगे, इन लोगों की, जैसे जो इंजन बने, डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है ना, या फिर स्टीम इंजन है, वो लोग उसमें कुछ ना कुछ वर्क कर रहे थे, कुछ ना कुछ देख रहे थे, और वहां से उनके दिमाग में आइडिया आया कि इसको ऐसा किया जाए। ठीक है, जो डीजल इंजन बनाया था फोर्ड ने, उसके बारे में पता है? वो कोई वो मतलब कोई ऐसा प्रोफेशनल काम थोड़ी था कि इंजन का आविष्कार कर रहा था। उस टाइम पे भी इंजन थे, जो स्टीम इंजन वगैरह थे, तो वो सुधरने आते रहते थे, तो उनके बारे में वो ज्यादा जानता गया और फिर इस तरह से इंजन उसने बनाया था। फिर और भी लोग वर्क कर रहे थे। तो ये तो ऐसा है कि चीजें चलती रहती हैं, है ना। तो बहुत सारी डिस्कवरीज ऐसी हैं कि जो कुछ एक्सीडेंटली हो गई, लेकिन ऐसी नहीं हो गई कि मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में आएगा ये कर दूंगा ऐसा, लेकिन मुझे उसमें काम करना पड़ेगा, या फिर लैब में कुछ कर रहा हूँ मैं, उससे रिलेटेड कुछ काम वर्क कर रहा हूँ। इसमें बस एक ही थे, आइंस्टीन, जिनने कभी जिंदगी में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए। ठीक है, जिंदगी में कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किए। और जो फेराडे हैं, माइकल फेराडे, इनकी पूरी जो जिंदगी है फेराडे की, पूरा एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। इनका काम थ्योरेटिकल नहीं है। जो मोस्ट एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट है वो माइकल फेराडे है, और जिनने जिंदगी में कभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लैब में नहीं घुसे, पूरा काम थ्योरी पे हो गया, वो है आइंस्टीन। समझ गए? बट सर उनकी थ्योरीज तो आज अपन पढ़ रहे हैं, उनकी वजह से तो कुछ भी नहीं हो पा रहा ना। बिल्कुल, लेकिन उनने जो थ्योरी दे दिया, और वो पूरा एक्सपेरिमेंटली वैलिड हो रही, बहुत सारी पूरी चीजें उनकी एक्सपेरिमेंटली वैलिड हो रही है। मतलब हम उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब सोचो वो कितना आगे का सोच के चलेगा बिना एक्सपेरिमेंट किए। फेराडे का काम पूरा एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है ना। तो ये जो है ना, ये हाँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यहाँ पे ये किसका प्रिंसिपल हो गया? एसी एंड डीसी डायनेमो। डायनेमो मतलब समझ गए? डायनेमो मतलब जनरेटर, समझ गए कि नहीं? जनरेटर। हाँ बोलो सर। उसने कॉइल घुमाया तो कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, अगर मैग्नेट्स कॉइल के आजू बाजू घुमाया होता तो? तब भी अभी अभी पढ़ने वाले ना, ये तो मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि अभी हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले और क्यों पढ़ने वाले, है ना। देखो हमारा फिजिक्स में ना जो चैप्टर की लिंक है वो बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है कि इसके बाद ये पढ़ना है। तो जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा, फिर मैग्नेटिज्म कैसे जनरेट होती है, मटेरियल्स कैसे होते हैं, वो सब पढ़ा। और अब हम थोड़ा रिवर्स प्रोसेस पे जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो एक्चुअल में ये सोचने के पीछे का जो लॉजिक है, यहां पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी यहाँ पे एक प्रकार से हम लोग कौन सी फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, करंट बना रहे हैं, मतलब कौन सी फील्ड बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे। देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में यहाँ पे हम करंट से कौन सी फील्ड बना रहे थे, करंट से कौन सी फील्ड क्रिएट कर रहे थे बताओ जरा। करंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, करंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, थोड़ा सा ऐसा नहीं लेना, करंट मतलब एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। करंट से हम लोग कौन सी फील्ड बना रहे थे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बना रहे थे इस चैप्टर पे। इस चैप्टर में क्या हो रहा, हम लोग कौन सी फील्ड से, यहाँ पे करंट है ही नहीं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड से क्या बना रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए कि नहीं, हेलो, अरे समझ गए कि नहीं। यहाँ पे करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना रहे थे, अब यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं, तो कुछ नया थोड़ी हो रहा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर भी लग रही है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा भाई, यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से करंट या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो एक से दूसरी फील्ड जनरेट हो रही है, दूसरे से पहली फील्ड जनरेट हो रही है, तो बात तो वही आ गई ना। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दें? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा रिवर्स सोचे होंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली पहले कौन सक्सेस हुआ है, फैराडे सक्सेस हुए प्रूफ करने के लिए। और भी लोगों ने सोचा होगा, ठीक है ना, कि यार जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बनना चाहिए, लेकिन वो कोई डिवाइस नहीं बना पा रहे थे, उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे। फैराडे ने इसको वेरीफाई कर दिया, क्योंकि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनना ये वेरीफाइड था। मैग्नेटिक कंपास को जब करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ उसके पास लेके जाते तो वो घूमने लगता है, वेरीफाई हो गया, एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई हो गया। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस करना ये वेरीफाई नहीं हो रहा था, बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा, लेकिन फैराडे उसमें सक्सेस हुए। समझ गया बेटा, हेलो, अरे समझ गए कि नहीं, पूरी कहानी पूरा दिमाग में आ गया ऐसा, हेलो, दिमाग में आ गया कि नहीं ये सर एक बार और थोड़ा सा कर दो, एक्सपेरिमेंट बताओ तो। क्या बेटा, सर एक बार वो फैराडे का एक्सपेरिमेंट बताओ और एक बार इधर। फैराडे का एक्सपेरिमेंट अभी करने वाले हैं अपन लोग, इसके बाद में फैराडे ने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा सोचा होगा, ये मैंने यहाँ पे बताया अभी। ये जो पोर्शन है इसकी स्टडी हम लोगों ने किया हुआ, ये वाले पोर्शन की, ये पोर्शन की स्टडी किया हुआ हमने, कि जब एक कॉइल पे करंट दिया जाए और उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रख दिया जाए, तो ये कॉइल क्या होने लगती है, यहाँ पे रोटेट होने लगती है, रोटेट होती, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ सर ये वाला कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? ये तो यार एकदम नाम किसी का नहीं पता। यहाँ पे जो फोर्स की कॉन्सेप्ट थी किसने दिया था, लॉरेंस फोर्स वगैरह जो आया था ना, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम किसका कंट्रीब्यूशन है, किसने इस तरह से दिया, ये नहीं पता, बहुत सारे लोग थे इस पे, ठीक है कुछ, लेकिन ये वाले पोर्शन पे एग्जैक्टली फैराडे सबसे पहले सक्सीड हुए थे, तो इनका नाम ज्यादा चल गया, ठीक है। सर मतलब तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में करंट देने से कॉइल रोटेट होती है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे वायर है, करंट वायर, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए। फैराडे ने उल्टा सोचा होगा, कभी बैटरी खराब हो गई होगी तब क्या करें, टाइम पास करें, तो घुमाया होगा ऐसा, और उसने देखा होगा कि यार यहाँ से बल्ब जलने लगा है, समझ गए ना। यहाँ पर भी कुछ सेंसर वगैरह लगा के रखा होगा कि करंट देने पे वो सेंसर चलेगा कि करंट मिल रहा है और ये घूम रहा है। यहाँ पे जब बैटरी खत्म हो गई होगी या बैटरी खराब हो गई होगी, बदलने की बात आ रही होगी, धोखे से कुछ ऐसा हुआ होगा, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हुआ होगा, कुछ और किया होगा भाई, मैं एक बता रहा हूँ ऐसा, उसने हाथ से घुमाया होगा और देखा होगा यार बल्ब जलने लगा यहाँ, तो है ना, करंट प्रोड्यूस होने लगा। तो यहाँ पे सिचुएशन उल्टी हो गई, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी, मतलब हाथ से हम लोग कॉइल को घुमा रहे हैं, है ना, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है इसमें, और जब मैग्नेटिक फील्ड पे रखा है तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब मैकेनिकल एनर्जी से कौन सी एनर्जी में जाना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में गए यहाँ पे।
बट हो क्या रहा है देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, करंट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। समझ गया बेटा, समझ गया दोनों अभी, और कोई डाउट है बोलो जल्दी। हाँ सर, कोई डाउट है? समझ गए। सर वो चलो ठीक। कॉइल को रोटेट करने की बजाय परपेंडिकुलरली ऑसिलेट भी किया तो चलता ना? देख यहाँ, हाँ अभी हम लोग उसी में आने वाले ना फैराडे में। अभी तो मैंने बस एक मोटा मोटा आइडिया दिया है कि ऐसा क्यों सोचे और ऐसा क्यों आ रहा है, ये चैप्टर क्यों पढ़े हैं अपन लोग, है ना। अभी तो मैं जो क्या क्या तरीके हो सकते हैं करंट प्रोड्यूस करने के उसमें तो गए ही नहीं मैं अभी, बात समझ गए। वो तो हम लोग अलग ही सेपरेटली पढ़ने वाले, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो सेपरेटली पढ़ने वाले हम लोग। यहाँ पे तो हमने चैप्टर का आइडिया प्रेजेंट किया है कि यार क्यों पढ़े हम लोग इस चैप्टर को, समझ गया। यहाँ पे हमने चैप्टर का आइडिया प्रोड्यूस किया है ना, या सर ये आइडिया। तो इंट्रोडक्शन है ना? हाँ ये इंट्रोडक्शन है, लेकिन इसको लिख लो ताकि आपके दिमाग में फ्रेम आएगा ना यार ये चैप्टर क्यों पढ़े। क्योंकि जब तक चैप्टर का फ्रेम हमारे दिमाग में नहीं आता क्यों चैप्टर पढ़े, तो वो चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं आता, ठीक है ना। अब वो अलग बात है कि पुराने अगर तुम्हारे कोई पाप है उधर का पढ़े नहीं हो, फिर अब वहां पे पुरानी चीजें यूज होने लगेंगी। देखो चैप्टर की शुरुआत में ना सारे बच्चे बड़े इंटरेस्ट ले लेते हैं, क्यों, चैप्टर जब शुरुआत होता है तो कुछ पुराना उराना चलता नहीं है, वो सब यूज में आता नहीं है, बड़ा अच्छा रहता है। जैसे चैप्टर बीच में पहुंचता है सबका दिमाग खराब होता है। फिर क्यों दिमाग खराब होता है, क्योंकि जो पुरानी चीजें यूज करते चैप्टर में, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होंगी, ध्यान रखना। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स यूज होगा जो पढ़ाया हुआ है, ठीक है, उसके कैलकुलेशंस अपन लोग करने वाले हैं। फिर जो स्पेशल रिजल्ट हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, देखो लिंक चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो फार्मूलेज आए हैं, करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, स्ट्रेट वायर के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो कुछ स्पेशल रिजल्ट अब यहाँ पे वापस से यूज होने वाले हैं। तो आप उन रिजल्ट्स को जरूर देखो, नहीं तो तकलीफ होगी फिर, है ना। चैप्टर शुरुआत बड़ी अच्छी हो जाती है, उसके बाद फिर तकलीफ होने लगती। जहां पर कैलकुलेशन आया, जहां पे एप्लीकेशन पार्ट आई और पुरानी चीजें अगर यूज होने लगी तो तकलीफ फिर। एक और बात यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल फिर से वापस आएगा, है ना। फिर यहाँ पे जो वेक्टर के जो रूल्स हैं, जो डायरेक्शन देखना फिर से वापस आएगा। तो इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर का डायरेक्शन देखना है, राइट हैंड थंब रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, यहाँ पे फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल फिर से यूज में आएगा। अभी यहाँ राइट हैंड रूल लगेगा, ठीक है, वहां पे लेफ्ट हैंड था, यहाँ पे राइट हैंड लगेगा। तो ये चीजें फिर से वापस आएंगी अब इस चैप्टर पे। तो जो पुराना पोर्शन है उसको देख लो, खासकर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को, ठीक है, उसको एक बार और देख लो जिससे तुमको इस चैप्टर में तकलीफ ना हो, ठीक है। और चैप्टर आसान है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ लेकिन एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस होते हैं ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पे पूरा मिक्स कॉन्सेप्ट लग जाती है। जैसे हमारा रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर था ना, उसमें पूरा सब कुछ लगता था, वैसे ये वाला चैप्टर ऐसा है कि जिसमें पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है सब कुछ लगेगा। मतलब यहाँ पे आप कहीं कहीं पे देखोगे कि यार जो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े उसकी भी कॉन्सेप्ट यूज हो जाती है। हाँ लेकिन ये एडवांस लेवल के लिए है, मेंस और नीट लेवल के लिए उतना नहीं है कि बहुत ज्यादा मिक्स करते हैं। एडवांस लेवल में जब हाइब्रिड क्वेश्चन बनते तब बहुत सारी चीजें इसमें मिक्सअप होती हैं, ठीक है। समझ गए, समझ गए कि नहीं, तो नोट करो। हाँ बोलो बेटा, बोलो, ठीक है, नोट कर लो इसको, नोट कर लो। सर हो ही गया, क्या बेटा? सर हो गया नोट मेरा। अरे वाह, वेरी गुड। ये इंट्रोडक्शन है, लेकिन ये अब हम लोग आ रहा है फ्लक्स का कैलकुलेशन, फिर फैराडेस लॉ पढ़ेंगे, पर पहले फ्लक्स का कैलकुलेशन बता दूं मैं फिर से अभी।
हो गया लिखकर? नो सर। डन सर। हो गया सभी का? मिटा दूं? नो सर। सर एक मिनट। एक ही पेज पे लिखना है, ऐसा नहीं कि इसको पहले लिख लिया फिर इसको। एक ही पेज पे लिखो, चीजें कंपैरेटिव स्टडी है तो वो समझने के लिए है। बट ऐसा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। हाँ, ये तो फार्मूले हैं पुराने वाले जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। बस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है ये कि क्यों पढ़ें अपन इस चैप्टर को, है ना। सर एक इसमें आ रहा ही नहीं है, अलग अलग इसमें। क्या बेटा? सर एक पेज में पूरा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दूसरे पेज में लिख ले। वैसे उसमें लिखता लैंडस्केप में लिखता तो आ जाता, पर उसमें लिख रहा होगा पोर्ट्रेट में तो नहीं आ रहा होगा, है? नए पेज से चैप्टर चालू किया कि आधे पेज से कर दिया कहीं से? सर नए पेज से किया ना। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। डन सर। सर आज क्लास लेट चालू किए थे ना? हाँ, 10 मिनट लेट। हो गया बेटा? डन? हेलो? हाँ सर। सर हो गया सर। ठीक है। यहाँ पे दोबारा हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करने वाले हैं फिर से, क्योंकि अब इस चैप्टर में फ्लक्स का कैलकुलेशन आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स दोबारा हम लोग स्टडी आ रही है इसकी। मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज डिनोटेड बाय IB। मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ डेफिनेशन, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है भैया, बताओ फटाफट। सर मैग्नेटिक आपकी फ्लक्स स्क्रीन नहीं दिख रही है। अरे बराबर दिख रही है, तेरा नेटवर्क चेक कर ले एक बार। हाँ सर अभी दिख गई सर, वो इसमें सेटिंग नहीं समझती नहीं इसलिए। वो एक आध दो दिन में समझ जाएगा सब, चिंता मत कर। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेफिनेशन बोलो जरा, किसी को पता है, याद है कोच? क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? नहीं है याद? Number of magnetic field passing through the given surface. ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी यही है। देखो, जब भी हम लोग फ्लक्स की बात कर रहे हैं ना, मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द गिवन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द गिवन सरफेस। लेकिन फील्ड लाइन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, फील्ड होती है, लाइन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ना। तो किस सरफेस से कितनी फील्ड क्रॉस हो रही ये हम लोग काउंट करके नहीं बता सकते, उसको कैसे बताना पड़ेगा? मैथमेटिकल बताना पड़ेगा।
बात समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? फील्ड लाइन जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये कैसी इमेजिनरी है? ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। क्यों इमेजिनरी है? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको कॉपी पे बनाना है। तो कॉपी पे बनाने के लिए ऐसे खाली तो थोड़ी छोड़ दोगे, है ना, डायरेक्शन वगैरह भी बताना है तो उन सब के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत हुई थी, इसलिए उसको इमेजिन किया गया फील्ड लाइन। फील्ड होती है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। जैसे यहाँ पे इस रूम पे या जहाँ पे तुम लोग बैठे वहां पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, तुमको दिख रही है क्या? नहीं। लेकिन अगर वो कॉपी में बनाने के लिए बोला जाए तो कैसे बनाओगे? नॉर्थ साउथ बनाओगे, ईस्ट वेस्ट बनाओगे, फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना दोगे, बन गई भाई मैग्नेटिक फील्ड, है ना? ऐसा तो ऐसा ड्रॉ करना है। ओके, सो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ magnetic field lines crossing the given surface, crossing the given surface, सरफेस को कितनी फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, ये क्या आ जाएगा बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा इसमें, है ना? दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द गिवन सरफेस। आगे बढ़ते हैं अपन अब यहाँ पे। तो मैथमेटिकली कैसे डिफाइन होता है? ये मैथमेटिकली डिफाइंड है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा, और इसकी यूनिट क्या आएगी यहाँ पे? टेस्ला मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट रहेगी, या फिर वेबर। टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर, ये इसकी एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की। यहाँ पे थीटा किसके बीच में एंगल है, और थीटा किसके बीच में एंगल है बताओ जरा? ये मान लो सरफेस है और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये सपोज बेटा सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का है क्या सर थीटा एंगल? क्या क्या क्या? सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है क्या थीटा? हाँ, सरफेस एरिया, एरिया वेक्टर, सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर कैसा लेते हैं सरफेस का अपन? तो यहाँ पे ए का मतलब क्या है? ए इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसा होता है? इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सरफेस, सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। और थीटा किसके बीच में एंगल है? इट इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो यहाँ पे, है ना? सो मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कब आएगा फ्लक्स पॉजिटिव? अगर थीटा 90 डिग्री से कम है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री है तो फ्लक्स पॉजिटिव। अगर थीटा लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री है, ग्रेटर देन 90 है तो नेगेटिव फ्लक्स। और थीटा अगर 90 डिग्री है तो फिर फ्लक्स कैसा आएगा? जीरो। मतलब प्लेन ऑफ प्लेन इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो ऐसा आएगा, है ना? और यहाँ पे प्लेन के साथ में एंगल बनेगा। व्हाट इज द एंगल विद द प्लेन? तो यहाँ पे थीटा किसके साथ एंगल है? यहाँ पे थीटा एंगल एरिया वेक्टर के साथ में, प्लेन के साथ में नहीं है। अगर आप प्लेन के साथ में एंगल निकालोगे तो ये प्लेन के साथ में जो एंगल बनेगा ये वाला, ये एंगल कितने का रहेगा? प्लेन के साथ वाला इट इज 90 माइनस थीटा का एंगल रहेगा प्लेन के साथ में। समझ गए ना? तो प्लेन के साथ में एंगल मैग्नेटिक फील्ड का 90 माइनस थीटा, एरिया वेक्टर के साथ थीटा है, क्योंकि एरिया वेक्टर और जो प्लेन होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, है ना? जो प्लेन रहता है, प्लेन मतलब समझ गए कि नहीं? ये जैसे प्लेन हमने लिया है ना, तो प्लेन का जो एरिया वेक्टर आएगा बेटा, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई लाइन मैं ऐसी ड्रॉ कर दूं,
इस तरह से, और अगर यहाँ पे एंगल थीटा डिग्री का है तो ये एंगल कितने का होगा, 90 माइनस थीटा का होगा। समझ गए, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए इतना? कोई डाउट इस पे? तो फ्लक्स पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, ये क्लियर हो गया। तो आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव एंड इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव। इनकमिंग फ्लक्स को क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। इनकमिंग मतलब किसी सरफेस पे फ्लक्स अंदर की तरफ आ रहा है तो बोलेंगे इसके लिए फ्लक्स नेगेटिव। किसी सरफेस से फ्लक्स बाहर जा रहा है, फील्ड लाइन आउटवर्ड बाहर की तरफ निकल रही है, तो क्या बोलेंगे कि इस सरफेस के लिए फ्लक्स कैसा है, पॉजिटिव है। समझ गया बेटा? कोई डाउट, कोई डाउट है क्या? अरे बोलो जल्दी से। सर पैरेलल टू फील्ड वाला बताइए। पैरेलल टू प्लेन है ना ये, प्लेन बोला मैं। प्लेन इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तभी तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री बनेगा ना। रुक, डायग्राम बना के बताऊंगा, रुक जाइए तो इमेजिन कर पाएगा। ठीक है, नोट कर ले पहले, तुम फटाफट नोट करो। सर हाँ बोलो। सर जो 90 माइनस जो थीटा है वो एंगल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द एरिया वेक्टर है ना? नहीं, वो प्लेन वेक्टर के प्लेन के साथ में एंगल है वो। ठीक है, अभी ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम बना के, रुक जाइए नोट कर ले, फिर डायग्राम अलग से बना के। सर वो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ना? हाँ, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, 90 माइनस थीटा का। थीटा किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। ठीक है, हाँ सर। ओके, इतना नोट करो फिर बताता हूँ, फिर फटाफट नोट करो। डन सर। हो गया? यस सर, 2 मिनट से। ओके, हो गया बेटा लिखकर? डन सर। यस सर, डन सर। देख, डायग्राम से समझना अभी है। पेज नंबर 3।
ये मान ले कोई प्लेन है ऐसे, ठीक है, प्लेन दिख रहा बराबर, ये सपोज एक प्लेन है, तो जो एरिया वेक्टर आएगा प्लेन का वो कैसा रहेगा? अगर ऊपर से देखोगे तो ये एरिया वेक्टर है ना, और ये प्लेन की लाइन हो गई ऐसी, तो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये प्लेन है बेटा, यहाँ पे दिस इज द प्लेन, बराबर है, ये प्लेन हो गया, ये हो गया यहाँ पे इस प्लेन का एरिया वेक्टर। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, अगर मान ले इनके कोऑर्डिनेट ऐसे दिए, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है ना, तो अगर मान लो इनके कोऑर्डिनेट हैं तो जो एरिया वेक्टर निकल के आएगा ये किसके बराबर होगा? वेक्टर PQ क्रॉस प्रोडक्ट QR के बराबर, या फिर QR क्रॉस प्रोडक्ट RS, या फिर RS क्रॉस प्रोडक्ट SP। एक प्रॉपर ऑर्डर पे लेना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकलता है, या फिर SP क्रॉस प्रोडक्ट PQ, है ना। तो ये एरिया वेक्टर ऐसा निकलेगा। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए पढ़े थे ना अपन ने, क्रॉस प्रोडक्ट का जो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या बताता है? ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट से क्या पता चलता हमको? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता चलता है। तो ये एरिया है, मान लो पैरेललोग्राम बन रहा है एक प्रकार से, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा हूँ, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो ये इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का? प्लेन और इसके साथ में एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर मान लो यहाँ पर कोई लाइन ऐसी आ रही है, ये इस तरह से, ये ऐसी, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मान लिया मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड है, तो एरिया वेक्टर के साथ में जो एंगल बन रहा है वो ये है थीटा, और प्लेन के साथ में एंगल कितने का आएगा मैग्नेटिक फील्ड का? 90 माइनस थीटा। आई थिंक अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि नहीं हुआ अभी भी? बताओ जरा। समझ गया सर। समझ गए अच्छे से? तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एरिया वेक्टर के साथ में थीटा डिग्री का एंगल। एरिया वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होता है? एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन और सरफेस, जिसका एरिया वेक्टर ले रहे हो उस सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। एंड अगर मान लो पोजीशंस वेक्टर आपको पता है तो क्रॉस प्रोडक्ट से वो निकाल सकते हो आप। अदरवाइज ये एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, एरिया वेक्टर के साथ थीटा डिग्री का एंगल है, तो प्लेन के साथ में कितने का एंगल आएगा? 90 माइनस थीटा का एंगल आएगा। ये हम लोग नीचे से नहीं देख रहे हैं, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, क्योंकि नीचे से देखोगे तो नीचे से एरिया वेक्टर आपको नीचे दिखेगा। तो अगर नीचे से देखोगे इसका एरिया वेक्टर नीचे आ जाएगा, इट इज ए डैश। और फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ से कैसी जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से ये अंदर की तरफ गई है, बराबर है, ये ऐसे। तो अब यहाँ पर ये थीटा नहीं आएगा, क्योंकि आप दो वेक्टर के बीच में थीटा कैसे निकाला जाता है? हमेशा दो वेक्टर के बीच में थीटा कैसे निकालते, बताओ जरा। दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में थीटा कैसे निकालते? मान ली ये बी है, ये ए है, ये एंगल थीटा है ना। या तो टेल टेल मिले, और अगर टेल टेल नहीं मिल रही है तो फिर कैसा देखोगे? ये ए डैश है, ठीक है। अरे समझ गए कि नहीं? ये ए डैश मतलब इसके अपोजिट, इसका अपोजिट आ जाएगा ये ए डैश वेक्टर। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस तरह से, तो ये एंगल नहीं आएगा बेटा अब यहाँ पे, बराबर है। तो ए डैश और बी के बीच में कौन सा वाला एंगल आएगा? फिर एक ये वाला एंगल बनेगा यहाँ पर से, इट इज ऑफ 180 माइनस थीटा। इसलिए नीचे से देखने पे नेगेटिव फ्लक्स आएगा, और ऊपर से देखने पे इसी प्लेन के लिए कौन सा फ्लक्स आएगा? पॉजिटिव फ्लक्स आएगा। क्योंकि ऊपर से देखने पे ऐसा लग रहा है कि फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, और नीचे से देखने पे क्या हो रहा है? यहाँ पे फील्ड लाइन इसके अंदर एंटर कर रही है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? अरे बोलो जल्दी से, समझ गए? यस सर। ठीक है, नोट कर लो फटाफट इसको।
फटाफट नोट करो। तो हाँ बोलो। सर जो वो आउटगोइंग और इनकमिंग वो एक बार डायग्राम में बताना एंगल के साथ। देख यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी, नीचे से अगर देख रहा है तू, नीचे से अगर इसका व्यू देख रहा है, देख फील्ड लाइन यहाँ पे आ रही है प्लेन सरफेस वैसे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे वाले सरफेस से देखोगे तो क्या लगेगा और ऊपर से देखोगे तो क्या लगेगा, आपको बताओ। यहाँ पे मान ले ये प्लेन है मेरे पास में ऐसा, और ये फील्ड लाइन ऐसी आ रही है यहाँ पे, ये ऐसी, समझ गए कि नहीं। तो यहां पर से देख रहे हैं अपन, तो अपन क्या बोलेंगे यार, इस सरफेस के लिए फ्लक्स कैसा है, पॉजिटिव है, हाँ या ना। हाँ सर। लेकिन यही वाली फील्ड लाइन जब नीचे से देखोगे तो ये तो ऐसी बन रही है यहाँ पे ना, कैसा आ रहा हाँ है? सर। हाँ, ठीक है। हो गया नोट करके? यस सर। चलो ठीक है। अभी अब देखो एक क्वेश्चन है, अब इसमें पुरानी कॉन्सेप्ट भी लगने वाली थोड़ी सी, फ्लक्स का कैलकुलेशन करते हैं। मिटा दूं बेटा इसको, मिटा दूं? सर 1। यस सर। हो गया? Now this is पेज नंबर 4। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये एक इनफाइनाइट, देख रहे हैं, ये एक इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है ना। इट इज इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट वायर, करंट कैरिंग वर्ड छोड़ दिया मैंने, करंट वायर है ना। और यहां से मान लो एक हमने इस तरह की लूप ली है ऐसी, ये एक ऐसा स्क्वायर हमने, सॉरी रेक्टेंगल हमने इमेजिन की है। दिस इज अ रेक्टेंगल, और ये साइड इसकी ए है और ये कितना है मान लो यहाँ पे बी है, और यहाँ से जो डिस्टेंस इसका, ये डिस्टेंस कितना ले लें, एक मिनट, ये बी है, ये लेंथ हो गया, और ये वाले डिस्टेंस को मैं ले लूं यहाँ तक का, चलो आर ले लेते हैं, यहाँ तक का, पूरा नहीं, और ये इस तरह से रखा हुआ है यहाँ पे, बराबर है। चलो ऐसा सिचुएशन है, तो इसके साथ में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा ये बताना है ना। ये हो गया पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस क्या है यहाँ पे, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगुलर प्लेन। अब बेटा इसके लिए हमें फ्लक्स बताना है कि कितना फ्लक्स आएगा। तो करंट का डायरेक्शन ना मैं नीचे की तरफ ले लेता हूँ, ऐसा करंट का डायरेक्शन मैं नीचे की तरफ ले लेता हूँ, ठीक है, कि नीचे करंट आ रहा है, इसके बाद बता दूंगा फिर आगे की कहानी। करंट नीचे आ रहा है, तो अगर करंट नीचे आ रहा है तो इस वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी बताओ जरा। वायर के कारण इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आने वाली होगी, है ना, बाहर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी। यूनिफॉर्म रहेगी कि नॉन यूनिफॉर्म रहेगी ये फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है। अच्छा ये बताओ यहाँ पे फ्लक्स निकालने के लिए क्या करोगे, बी डॉट ए,
तो इसका एरिया वेक्टर तो इधर ही आ गया, बाहर की तरफ हो गया, है ना। तो बी डॉट ए मतलब बी इंटू ए करोगे, इससे निकल जाएगा कि कुछ थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। यहाँ पे आप ये देखो कि क्या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है क्या मैग्नेटिक फील्ड? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है क्या? अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा जिसकी विड्थ कितनी है dx है, ये dx वाला एरिया आपको लेना पड़ेगा और इसके लिए फ्लक्स लिखना पड़ेगा। तो इसका जो एरिया वेक्टर आ रहा है बेटा, ये एरिया वेक्टर किसके बराबर आ रहा है? यहाँ पे ये एरिया वेक्टर किसके बराबर है? dA इज इक्वल टू किसके बराबर? b इंटू कितना? dx। b इंटू dx समझ गए? ये हो गई यहाँ तक की लेंथ और ब्रेड्थ कितनी हो गई यहाँ पर की? dx हो गई। अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? जल्दी बोलो, समझ गए? सर नहीं, एक बार बताओ सर, एक बार फिर से बताओ। ठीक है, देख ये एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट ऐसा आ रहा है, तो इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी? यहाँ पे बाहर की तरफ रहेगी, ये पूरे स्पेस पे इधर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, है ना। क्या इधर पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी? यहां से इधर जाने पे फील्ड की वैल्यू एक जैसी रहेगी कि बदलेगी? फील्ड की वैल्यू बदलेगी या एक जैसी रहेगी बेटा? फील्ड की वैल्यू बदलेगी या एक जैसी रहेगी? यहां से इधर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी या एक जैसी रहेगी? बोलो जल्दी से, कैसी रहेगी फील्ड ये? हेलो सर फील्ड कैसे बदलेगी, है ना। क्यों? स्ट्रेट वायर के कारण अगर मैं यहाँ पर की फील्ड देखूं कि भाई यहाँ पे कितनी फील्ड आ रही है, ये वाली जगह पे कितनी फील्ड आ रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला कितना आएगा? x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन कितना? x। r डिस्टेंस पे म्यू नॉट अपॉन सर 4 पाई। रिकॉर्डिंग ऑफ है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट वायर हमने लिया यहाँ पे, इसमें करंट ऐसा आ रहा है। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लूप हमने लिया, इस रेक्टेंगुलर लूप का जो एक साइड है पी क्यू मान लो, अब एक ही को बोल दे तो वायर के पैरेलल है, तो फिर पूरी लूप इस तरह से हो जाएगी, है ना। तो कैलकुलेशन थोड़े आसान हो जाएंगे हमारे लिए। अभी आगे देखो, क्योंकि करंट कैरिंग वायर से जैसे जैसे आप इधर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होते जाएगी? उतनी बनी रहेगी कि कम होते जाएगी? करंट कैरिंग वायर से जैसे जैसे दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी रहेगी कि कम होते जाएगी? जैसे वायर है मान ले, है ना, इसमें करंट कम होते जाएंगी। हाँ, मान लो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे जो फील्ड लाइन है वो सर्कुलर टर्न वाली बनेगी ऐसी। लेकिन जैसे जैसे अपन वायर से दूर जाते जाएंगे फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होने लगेगी? कम। तो यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पे अगर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है कि भाई इस लूप के लिए कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू पी क्यू आर एस, इसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना, तो हम डायरेक्ट बी डॉट ए नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बी डॉट ए? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां तक जाने पे कांस्टेंट नहीं है। अब x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आएगा ये वाला, या फिर आप ये वाला लिख सकते हो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना? 2 पाई इंटू x लिख सकते हो, x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर फ्लक्स निकालने के लिए पहले एक छोटा से एरिया पे, स्मॉल एरिया पे, इनफाइनाइट स्मॉल एरिया dA पे फ्लक्स निकालोगे, और फिर पूरे रेक्टेंगल के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले फ्लक्स आ जाएगा बेटा डी फाई बी इक्वल्स टू बी डॉट डी ए, तो इट इज बी डी ए कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों? क्योंकि यहाँ पर का जो एरिया वेक्टर है ये भी बाहर की तरफ है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? बी डी ए के बराबर आ गई। ठीक है, समझ गए कि नहीं? समझ गए इतना? या म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, ये फील्ड है यहाँ पे। तो देयरफॉर बेटा टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स,
और डीए की वैल्यू किसके बराबर यहाँ पे v इंटू dx। तो जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर निकाल देना, म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई बाहर आ गया और ये कितना हो गया dx अपॉन x। लिमिट कहां से कहां तक लेना है थोड़ा सोच के बताओ। यहाँ पर है r और ये वाले एंड तक जाना है, तो इसमें जाना कहां तक है तुमको, r से कहां तक जाना बेटा, r प्लस R+L। हाँ, तो r प्लस एल की जगह r प्लस ए है ये, है ना। तो इसका तो डायरेक्ट मैंने बताया था भाई कि ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, म्यू नॉट आई बी डिवाइडेड बाय 2 पाई। डायरेक्ट बताया था क्या आएगा, ये लॉग ऑफ r प्लस ए। बहुत बार ये कैलकुलेशन आया, ये डायरेक्ट कैलकुलेशन हो गया आपका। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए, बोलो जल्दी से। यस सर। लॉग ऑफ r प्लस ए डिवाइडेड बाय ए, ये हो गया यहाँ पर का फ्लक्स का कैलकुलेशन। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो आप डायरेक्ट बी डॉट ए नहीं लगा सकते। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो डायरेक्ट बी डॉट ए लगा दो। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो पहले छोटे से पोर्शन के लिए फ्लक्स का कैलकुलेशन करो और उसको फिर इंटीग्रेट करो, तब आंसर निकलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक दो बार और प्रैक्टिस करना समझ के, नोट कर लो फटाफट इसको। हो गया, तो आज के लिए इतना ही। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो लिख लो, 2-3 मिनट में के बाद क्लास को ऑफ कर दूंगा फिर। ठीक है, ओके। साइड ऑन। सर आज आप मानगांव ब्रांच आने वाले हो? नहीं, आप जाने का था हाँ, अरे उमरेड जाने का था, बताऊंगा मैं। ठीक है सर। हाँ बोल बेटा। सर जो ए के बेस पे आर नहीं चाहिए एल एन में, नीचे बेस पे। अच्छा आर आना चाहिए था, सॉरी ये आर गलती से लिख दिया, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए था, बराबर है। ठीक है, ठीक है अभी, हेलो, ठीक है। हाँ सर। यस सर। सर आने वाले हो क्या? कर दूंगा हाँ, क्योंकि कहीं उमरेड जाने का है, अगर नहीं गए तो फिर आऊंगा, फिर वो तो है ही शेड्यूल में, मैं मैसेज कर दूंगा। ठीक है, हाँ सर। हेलो। वैसे आप वहीं हो, आप मानकापुर का ही है आज का स्लॉट, लेकिन अगर उमरेड गया मैं तो फिर नहीं आऊंगा। सर उमरेड में भी आप पढ़ाते हो क्या? नहीं ना? सर हो गया नोट। सर हो गया नोट। कर रहा हूँ क्लास पे, हाँ लीव कर दो, लीव कर दो, एंड कर दो। बाय सर। ओके बाय। बाय सर। बाय बेटा। सर स्क्रीनशॉट, हाँ बोलो, कौन कुछ बोल रहा था? सर उस दिन आउट क्लास में कौन सी डीपीपी डिस्कस की थी? वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाली है। अगर आज चाहिए तो आज भी डिस्कस कर लेंगे शाम को, ठीक है। तो सर जैसे आपने वो नहीं क्या सिर्फ जेई के लिए भेजी थी सेपरेट, अरे वो मैग्नेटिज्म के लिए?
वो पिछले सप्ताह की थी, उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर की भेजा, वो सबको करना है। हाँ लेकिन सर वो नहीं कि आपने सेपरेट जेई के लिए भेजी थी, वैसे ही मैग्नेटिज्म एंड मैटर के लिए भेज सकते क्या? उसमें अच्छे क्वेश्चंस थे सर। जेई के लिए हाँ सर। हाँ हाँ भेज दूंगा जेई के लिए फिर मैं अलग से, ठीक है। ठीक है सर।